गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेटर ऑन अपन ने स्टडी किया था कि एटम क्या होता है और उसकी स्टडी क्या होती है। उसके लिए अपन ने 4 प्रिंसिपल्स, इट मीन्स 4 साइंटिस्ट का स्टडी अपन ने फॉलो किया था। फर्स्ट था अपने पास जो अपने महर्षि कणाद थे उनका थ्योरी था। सेकंड था अपने पास जो पकुदा काव्याम थे उनका था। सेकंड था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस का था और लास्ट में जॉन डाल्टन आ गए थे। और मैंने आपको जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी थी वो आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जैसे ही एटम एक्सप्लेन हुआ तो एक वर्ड के सामने एक न्यू टॉपिक आ गया, एटम। तो सब लोगों को ये लगा कि यार एटम क्या है, और वो एटम को आइडेंटिफाई करने में लग गए। तो सबसे पहले इस चीज़ में जो अचीवमेंट मिलती है वो मिलती है थॉमसन को। ओके, सो थॉमसन ने जो अपना मॉडल प्रेजेंट किया उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या एक्सप्लेन किया? थॉमसन ने बताया कि एटम जो है एक स्फीयर होती है, पॉजिटिव स्फीयर होती है। एटम इज़ अ पॉजिटिव स्फीयर और इसकी जो साइज़ होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। और इस पॉजिटिव स्फीयर के इनसाइड जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मैं बच्चों बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 18th सेंचुरी थी तब साइंस इतना डेवलपिंग नहीं था, बट बाद में धीरे धीरे साइंस का डेवलपमेंट हुआ। इस टाइम पे 19th सेंचुरी की बात है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। सो अपन बात कर रहे हैं किसकी? एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। ओके, अपन स्लाइड टू स्लाइड चलेंगे। ओके, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन अपन कर रहे हैं। सो थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन बोलते हैं कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट पॉइंट क्या बोली थॉमसन ने कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये जो सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल का जो आउटर बाउंड्री है वो कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है। और इसकी साइज जो होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। और इस जो अपने पास स्फीयर है इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धंसे रहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेडेड। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ओके, ये सारा इन्होंने बताया। अगर मैं सारे को अगर ऐड करके बताऊं तो मैं बोल सकता हूं एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज with size of 10⁻⁻10 meter and negative charge particle electrons are embedded in it according to the Thomson। इन्होंने अपने मॉडल को एक वर्ड है, वो वर्ड है प्लम पुडिंग मॉडल। अगर पूछ ले कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, द अनदर नेम इज प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, सो अनदर नेम इज प्लम पुडिंग मॉडल। अब इसमें जो प्लम पुडिंग मॉडल है ये क्या चीज़ है? ओके, एक्चुअली में जो थॉमसन है इन्होंने अपने इस प्लम पुडिंग की जो सिमिलैरिटी है वो क्रिसमस केक से की। उस क्रिसमस केक के अंदर आप जो देखते हो, जो केक अपन लाते हैं उसमें राउंड स्फीयर होता है और उस स्फीयर के इनसाइड आप देखते हो उसके अंदर क्या लगी रहती है? क्रीम लगी रहती है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं। ओके, जो एटम, जो आपका एटम है वो बिल्कुल कैसा है? क्रिसमस केक के जैसा है। इस केक की जो आउटर पेरिफ्री है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो आउटर पेरिफ्री है केक का, जिसको अपन पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं, उस पॉजिटिव चार्ज को अपन बोलते हैं पुडिंग। क्या बोलते हैं? पुडिंग। और इस केक के इनसाइड जो स्ट्रॉबेरी है, जो क्रीम है, जो ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर एम्बेडेड है, वो किसके जैसे हैं? वो बिल्कुल सेम एज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसके जैसे हैं। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपन बोल रहे हैं प्लम। सो दैट्स द रीजन बीइंग इस मॉडल का नेम हो गया प्लम पुडिंग मॉडल। सो मैंने बताया कि आपका जो एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन है इसको अपन क्या अनदर क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ये बिल्कुल क्रिसमस केक के जैसा होता है। केक का जो आउटर पेरिफ्री है, जो पॉजिटिव चार्ज से मेड है, उसको अपन बोलते हैं पुडिंग। और इसके इनसाइड जो अपने ड्राई फ्रूट्स है, वटेवर जो भी है, उनको अपन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। वो एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर? पुडिंग के अंदर। और ये क्या हो गया? प्लम। सो इसको क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन ने एक एग्जाम्पल और लिया और वो एग्जाम्पल था वाटरमेलन। वाटरमेलन। ओके, वाटरमेलन को जब अपन देखते हैं तो वाटरमेलन का जो आप उसको कट करते हो, कट करने के बाद उसका रेड पार्ट जो आपको दिखता है,
कट करने के बाद देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो रेड पार्ट है ये क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है, किसका है, एटम का। और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ओके, जिनको अपन, अब देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, इसमें क्या होंगे बेटा, इसमें होंगे सीड्स। ये जो सीड्स हैं इस रेड पार्ट में क्या है, एम्बेडेड है, ओके। इन सीड्स को अपन किसके सिमिलर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। सो atomic model of Thomson is similar as the watermelon. The red part of the watermelon is just like a positive sphere of atom and the seed just like a negative charge particle which is embedded in the red part. ओके, सो इन्होंने अपने मॉडल को वाटरमेलन से भी एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, ट्राई किया। तो रेड पार्ट जो है उसको अपन पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और जो सीड इसमें एम्बेडेड है उसको अपन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। थॉमसन ने एक बात और क्लियर कर दी, वो क्लियर आउट क्या था, उन्होंने ये बताया कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब बताओ, आप खुद बताओ कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या न्यूट्रल कब होगा, जब उसमें जितने भी प्रोटॉन है, इट मीन जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो किसके इक्वल हो जाए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के। सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जब ये हो जाएगा तभी क्या होगा, एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सो थॉमसन ने बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये सब की सब क्या थी, इसकी मेरिट्स हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सारी चीज़ों को तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो फिर इसकी डीमेरिट्स भी आती है। ओके, जो डीमेरिट्स है वो अपनी बुक में अंदर एक ही डीमेरिट्स गिवन है। वो डीमेरिट्स है कि फर्स्ट तो इनसे पूछा गया कि जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो ये फिर स्टेबल कैसे कर रहा था, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है उनका कैसा क्या अरेंजमेंट है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। नेक्स्ट जो अपना जो बेसिक बनता है जो अपनी बुक के अंदर है वो है कि द मॉडल एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन कुड नॉट एक्सप्लेन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। सो एक बार मैं क्विक आपको रिव्यू कर देता हूँ जो आपको हमेशा याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, इस मॉडल का जो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू थॉमसन क्या था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज अ sphere of positive charge with size of 10⁻⁻10 meter. Electrons are embedded in it. That is the main principle of atomic model of Thomson. Okay, atomic model of Thomson also known as plum pudding model, in which it is similar as the Christmas cake, and the positive charge the positive particles of the Christmas is known as pudding and negative is plum. So this is known as plum pudding. Okay, the atomic model of Thomson, okay, explained by watermelon. Okay, the red part of watermelon is just like a positive sphere and positive charge, and the seed embedded in it which is as equal to the electrons. And atom is electrically neutral, and one is the demerits of this atomic model of Thomson, which is not explained by this principle, this model do not explain gold foil experiment. सो अपने देखा कि कैसे जो अपने थॉमसन थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट को, मतलब जो एटम है उसको बड़े ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, एक आइडिया दे दिया कि हाँ कि एटम एक सर्कुलर है, उसके आउटर जो है पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, लेकिन कुछ कमियां रह गई, उन कमियों की वजह से वो आगे अपने एटम को पास ऑन नहीं करा पाए। जब कुछ कमियां रह गई तो उनको रिमूव करने के लिए जो सेकंड साइंटिस्ट अपने पास आते हैं वो है रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनका जो कंसेप्ट है थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत इजी है। तो इसको अपन इजी वे में रीड करने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट किया। सबसे फर्स्ट इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन लिया, ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने कंक्लूज़न क्या निकाला, और फाइनली इन्होंने उस कंक्लूज़न से अपने क्या रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश किए। ओके, मैं फिर से बोल दूँ, इन्होंने अपने पूरे के पूरे जो एक्सपेरिमेंट है इनका उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट मैंने इसको एक्सपेरिमेंट, देन ऑब्जर्वेशंस, देन कंक्लूजन, एंड बेस्ड ऑन द 3 ओके उनका जो फाइनल रिजल्ट था वो क्या था।
सो सबसे पहले अपन मूव ऑन करते हैं कि व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंट। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक रफली डायग्राम यहाँ पे बनाया है। इसमें अपन ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लेते हैं और इन अल्फा पार्टिकल्स को एक अपरेटस में सेट करते हैं और अल्फा पार्टिकल से थोड़ा सर्टेन डिस्टेंस पे मैंने एक थिन लेयर गोल्ड फॉइल, ओके, गोल्ड फॉइल, पतला सा फॉइल लिया है, वो यहाँ पे एडजस्ट किया है। इसके बाहर एक कवरिंग है, वो कवरिंग है वो ZnS, जिसको अपन बोलते हैं जिंक सल्फाइड बोलते हैं, उसकी कोटिंग की है। ये क्यों की है कि अगर इससे पार्टिकल क्या करेगा, बम्बार्डिंग करेगा, स्टक करेगा, टकराएगा, कोलाइड करेगा और कोलाइड करके ये क्या करेगा, अपनी रेज को इमिट करेगा, लिबरेट करेगा, तो कहीं ना कहीं पे इन्फ्लोरेसेंस होगा, मतलब वो लाइट अपने को दिखेगा, तो इससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि उसका डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि द अल्फा पार्टिकल्स बोम्बार्डेड ऑन थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉयल एंड दिस गोल्ड फॉयल कोटेड बाय जिंक सल्फाइड, ये अपन ने एक्सपेरिमेंट किया। मैं फिर से आपको ब्रीफ कर दूं कि हम अल्फा पार्टिकल्स लेते हैं, उन अल्फा पार्टिकल्स को ऐसा थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉयल होती है, इससे इसके ऊपर पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाते हैं। ओके, जब बम्बार्डिंग होगी तो उसको कोटेट कर देते हैं हम किसके, अल्फा पार्टिकल से। बुक के अंदर इसका डायग्राम है, थोड़ा वहाँ देख लेना, और यहाँ पे मैंने भी ट्राई किया है आपको समझाने के लिए। वहाँ पे इसका इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं कि कहाँ पे इसका लाइट का इफेक्ट होता है। ये था अपना एक्सपेरिमेंट कि अल्फा पार्टिकल्स बोम्बार्डेड ऑन थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉयल एंड कोटेड विद जिंक सल्फाइड। ओके, तो ये तो था अपना सिंपल सा इनका एक्सपेरिमेंट। ओके, इस एक्सपेरिमेंट से इनके सामने क्या क्या हुआ और जिससे इन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। ओके, एक्सपेरिमेंट को मैं रफ कर रहा हूं और यहाँ पे मेरे को एक न्यू डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, अल्फा पार्टिकल्स मैंने लिए ऐसे, ये अपने पास वो लेयर है और यहाँ से अपन अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल्स अपन डाल रहे हैं, मैक्सिमम जो डाल रहे हैं वो एक स्ट्रेट वे से क्या होते हैं, निकल जाते हैं, स्ट्रेट वे से निकल जाते हैं विदाउट अनडिफ्लेक्टेड। सर्टेन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो आप देख रहे हो ऐसे एकदम रोटेट हो गया, ये रोटेट हो रहा है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। और आउट ऑफ 20,000 से एक पार्टिकल्स वापस उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, एवरेज द एंगल ऑफ 180 डिग्री पे, ठीक है, वापस ले जाता है। तो मैंने आपके सामने 3 कंडीशंस दी है किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। फर्स्ट क्या है, स्ट्रेट मूव हो गए विदाउट अनडिफ्लेक्शन। ओके, विदाउट डिफ्लेक्शन। सर्टेन जो थे अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट कर गए। ओके, एंड आउट ऑफ 20,000 वन अल्फा पार्टिकल इज रोटेड बैक एट 180 डिग्री, ओके, एंगल के ऊपर। तो आप देख रहे हो ये 3 ऑब्जर्वेशंस थे। तो सिंपल है। यहाँ पे अपन वापस इसी को देख रहे हैं कि इसने ऑब्जर्वेशन क्या किया, ऑब्जर्वेशन क्या किया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन पासेस हो गए अपने पथ में। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ओके, अल्फा जो पार्टिकल्स है उसको अपन ऐसे शो करते हैं, ऐसे। ओके, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासेस अनडिफ्लेक्शन। ओके, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट अनडिफ्लेक्शन। ओके, विदाउट डिफ्लेक्शन, तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ और वो अपने पथ से सीधा निकल गए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड, सम डिफ्लेक्शन एट सर्टेन एंगल। तो आप ये जो सेकंड देख रहे हो, ये जो सेकंड वाला देख रहे हो, ये वाला, ये जो रो मैं बना रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, कुछ सर्टेन एंगल से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ओके, सेकंड क्या था कि सम डिफ्लेक्शन सर्टेन एंगल। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, फर्स्ट तो क्या था कि मैक्सिमम विदाउट डिफ्लेक्शन सीधा निकल गए। सेकंड क्या था कि कुछ जो सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड सर्टेन एंगल। एंड आउट ऑफ 20,000 वन अल्फा पार्टिकल्स क्या कर जाता है, जिधर से जाता है उसी डायरेक्शन से वापस आ जाता है। सपोज करो मैं बॉल लूँ, बॉल को मैंने क्या किया, इस वॉल पे मारा और वो वापस मेरे को लग गया। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशंस थे रदरफोर्ड के कि मैक्सिमम पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल। सेकंड इज सम alpha particles deflected a certain angle, and third is one alpha particle out of 20,000 deflected back 180 degree. ये था अपना क्या, ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब मैं ऑब्जर्वेशन को इरेज कर रहा हूं। ओके, आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा।
नेक्स्ट, जैसे ही इनको ऑब्जर्वेशन हुआ तो फिर उन्होंने उसका क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। तो कंक्लूजन क्या निकाला कि जो पार्टिकल्स उस स्फीयर से, इट मीन्स जो अपने पास गोल्ड फॉइल थी उससे स्ट्रेट निकल गया, तो उसके पीछे लॉजिक क्या था। तो उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ एटम होलो एंड चार्ज लेस। उन्होंने बताया कि जो मोस्ट पार्ट्स है किसका, एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कैसा है, होलो। होलो का मीनिंग होता है ब्लैंक, एंड चार्ज लेस, वो चार्ज लेस है। दैट्स द रीजन बीइंग सारे पार्टिकल कैसे निकल गए, विदाउट किसी भी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए। फर्स्ट थिंग, okay, most part of atom hollow and chargeless, that's the reason being the most of alpha particles passes through the gold foil without deflection. Second, some alpha particles deflected, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स वहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहे थे सर्टेन एंगल के ऊपर, वो क्यों हो रहे थे, बिकॉज उसका रीजन है दे फेस्ड स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, ओके, वर्ड पे फोकस करना, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। ओके, आपको पता है जो सेम चार्ज होते हैं उनमें जो फोर्स होता है वो रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसको थोड़ा इजी बताता हूँ। अपन मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर NN पोल है तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर लेके जाएंगे, और जो डिफरेंट पोल्स है N and S वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर भी ऐसा ही है, क्योंकि दिस इज बिकॉज अपन ने जो अल्फा पार्टिकल लिया उसमें चार्ज होता है पॉजिटिव, एंड जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव एक दूसरे क्या करेंगे बेटा, रिपेल करते हैं। सो जो अल्फा पार्टिकल जो किसके पास से गए होंगे, न्यूक्लियस से या पे थोड़ा सा सर्टेन हाइट से गए होंगे, तो उनके ऊपर क्या लगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स फील हुआ, और इसलिए वो क्या कर गए, डिफ्लेक्ट कर गए। थर्ड, सो डिफ्लेक्ट कर गया तो इससे क्या डिस्कस निकला, मतलब रिजल्ट क्या निकला, सो एंटायर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। सो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज है किसका बेटा, एटम का जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से वॉल्यूम में क्या है, कंसंट्रेटेड है, एक छोटे से पार्ट में अवेलेबल है। ओके, और इस पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो वॉल्यूम है ये लेस देन है, छोटा है, किससे है, इस एटम के वॉल्यूम से। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम लेस देन इट्स टोटल वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट, ये जो पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम है, ये जो पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम मैंने यहाँ पे राइट किया है, पॉजिटिव चार्ज जो वॉल्यूम है, इसी को ही रदरफोर्ड ने जो नेम दिया वो नेम था बेटा न्यूक्लियस। क्या नेम था, न्यूक्लियस। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम called nucleus, and the diameter of nucleus is 10 raised to power minus 15 meter, and the diameter and the size of atom is 10 raised to power minus 10 meter. Okay, remember रखना। yes, सो ये थे कंक्लूजन, किसके थे, रदरफोर्ड के। फर्स्ट क्या था कि मोस्ट ऑफ एल्फा जो पार्ट है एटम का वो होलो होता है, चार्जलेस होता है, इसलिए सारे पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं। सेकंड क्या था कि सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड होते हैं, बिकॉज उसका रीजन क्या है, वो फेस करते हैं किसको, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो अपने पास नेक्स्ट कौन है, जो अपना न्यूक्लियस है उसका चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है। सो एंटायर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है किसमें, एटम के स्मॉल वॉल्यूम के इनसाइड, स्मॉल वॉल्यूम पे। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम क्या है, लेस है देन वॉल्यूम ऑफ द एटम। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम, जो पॉजिटिव चार्ज जो वॉल्यूम है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसका डायमीटर होता है 10 raised to power minus 15। नेक्स्ट, ये तो था उनका कंक्लूजन। अब उनका एक्सपेरिमेंट, उनका ऑब्जर्वेशन और उनके कंक्लूजन, इन तीनों के बेस पे, ओके, इन तीनों के बेस पे उन्होंने क्या दिया, अपने रिजल्ट्स दिए। वो रिजल्ट्स क्या थे वो अब अपन देखते हैं। नेक्स्ट, जो रिजल्ट्स है वो मैंने यहाँ राइट कर रखे हैं। देखो, फर्स्ट अपने को एक चीज़ क्लियर हो गया
कि एटम होता है, एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, ब्लैंक है, चार्जलेस है, और उसके मिड में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। इनका जो साइज है वो एटम के साइज से स्मॉल है, लेस है। ओके, यस। रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज, और इसे ही अपन क्या बोल देते हैं, मास, मास ऑफ एटम। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्लियर? इज कॉल्ड न्यूक्लियस, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम प्रेजेंट एट न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर। सेकेंड पार्ट, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम वैकेंट, कि अभी अपन देखा कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट एंड चार्जलेस, होलो होता है, तो वैकेंट होता है। और इस वैकेंट पार्ट में इन विच, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, मूविंग इन क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। इट मीन्स जो अपने पास जो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और ये एटम का स्फीयर पार्ट हो गया जिसके अंदर ये ब्लैंक पोर्शन है। इस ब्लैंक पोर्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से रिवॉल्यूशन करते रहते, घूमते रहते हैं। सो मोस्ट पार्ट ऑफ एटम वैकेंट इन विच, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूविंग इन क्लोज सर्कुलर पथ। तो इस तरह से क्लोज सर्कुलर पथ होंगे और उन पथ्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। और इन जो सर्कुलर पथ्स हैं इन्हीं को उसने एक टर्म दिया, दीज सर्कुलर पथ्स कॉल्ड ऑर्बिट, और उसने इन सर्कुलर पथ को नेम दे दिया बेटा ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या नेम दिया, ऑर्बिट। ओके, क्लियर? नेक्स्ट एक चीज़ और बताई उन्होंने, जो वो पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, किन थॉमसन ने बताया था कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। यही बात उन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स द रीजन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड वी नो वेरी वेल। नेक्स्ट, साइज ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल, ये भी अपन कर चुके हैं। ओके, कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एटम, तो न्यूक्लियस का साइज कंपेयर टू द एटम के साइज से क्या होता है, छोटा ही होता है। 6 इसने जो बोला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पुट हो सकता है कि सोलर सिस्टम मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन द सोलर सिस्टम मॉडल, हु गिव द सोलर सिस्टम मॉडल। तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट एंड मॉडल ऑल्सो नोन एज सोलर सिस्टम मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं। ये कैसे है, बिल्कुल आपने जो सोलर सिस्टम देखा है उसके अंदर मिड में कौन होता है बेटा, मिड में होता है सन। ओके, और सन के अराउंड कौन कौन होते हैं, अपने जो मार्स है, जुपिटर है, वो सब के सब क्या करते रहते हैं, सन के रिवोल्यूशन करते रहते हैं। तो सेम इज द, इस जो रदरफोर्ड का गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट है, ये मॉडल है, वो किसके जैसा है, सोलर सिस्टम मॉडल के जैसा है। सो एक बार फिर से मैं थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास रिजल्ट कर रहे हैं अपन, है ना। Entire positive charge and mass, okay, located in the nucleus. Most part of atom vacant. In this vacant part, negative charge particle electrons moving in a closed circular path. And next one is these circular path is known as orbits. Number of proton equal to the number of electron. That's the reason being atoms is electrically neutral. Next one, size of nucleus, okay, small compared to the size of atom, and which is very important. Okay, this Rutherford Goldfall experiment also known as solar system model. Yes, अब ये सारे के सारे अपन ने कर लिए, इसके मेरिट्स सारी अपने पास आएगी, जिसको मैंने आपको 4 पार्ट में एक्सप्लेन किया। फर्स्ट था एक्सपेरिमेंट, सेकंड था अपने पास इसका ऑब्जर्वेशन, थर्ड अपन ने किया इसका कंक्लूजन, एंड फाइनली अपन ने क्या फिनिश किया, इसका रिजल्ट्स। अब आपको पता है जितनी इसकी मेरिट्स है, ऐसे सबकी भी क्या है, डीमेरिट्स है। तो इसकी डीमेरिट्स क्या है, सबसे फर्स्ट, ओके, वी नो वेरी वेल एटम इज ए स्टेबल पार्टिकल, ओके, बट ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। बट ये नेचर में क्या है ना, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसको फ्रीली एग्जिस्ट होना है तो एटम से क्या होता है, अटैच होता है, और एटम से अटैच होने के बाद मॉलिक्यूल बनाता है, और वो मॉलिक्यूल नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट हो सकता है। सो फर्स्ट है कि एटम स्टेबल है, हाउ, ओके,
रदरफोर्ड डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कैसे एटम क्या है, स्टेबल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम में जो आप बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे है, उसका एक्सप्लेनेशन कौन नहीं दे पाए, रदरफोर्ड नहीं दे पाए। और उस टाइम पे एक फेमस साइंटिस्ट थे, उसको उनका नेम था मैक्सवेल। उस टाइम पे वो उनकी जो थ्योरीज थी, क्वांटम थ्योरीज थी, वो बहुत अच्छी चल रही थी। तो उनका भी एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो मैक्सवेल को भी थोड़ा सा अपन रीड कर लेते हैं। मैक्सवेल ने बोला कि आप कह रहे हो, मैक्सवेल कह रहे थे कि आप कह रहे हो कि एटम के अंदर सर्टेन क्या होते हैं बेटा, सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं, और इन ऑर्बिट्स के इनसाइड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। ओके, सो मैक्सवेल ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्यूशन लेगा, तो एनर्जी को क्या करेगा, लिबरेट करेगा, इमिट करेगा, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पथ को शॉर्ट करता रहेगा, शॉर्ट करता रहेगा, शॉर्ट करेगा, और एक डे ऐसा आएगा, फाइनली अ डे कम ऑन दैट द इलेक्ट्रॉन फॉल इन द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो एटम का स्टेबिलिटी शो ही नहीं होता, बट एटम तो क्या है, स्टेबल है। तो मैक्सवेल के इस क्वेश्चन का आंसर भी कौन नहीं दे पाए, रदरफोर्ड नहीं दे पाए। ओके, सो ये था अपना रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ड्रॉबैक में अपन ने किया, फर्स्ट क्या था, रदरफोर्ड डू नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एंड रदरफोर्ड डू नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, एंड डू नॉट गिव द आंसर टू द मैक्सवेल। ओके, सो स्टूडेंट्स, अपने देखा कि कैसे थॉमसन ने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया और क्या क्या ड्रॉबैक्स थी। उसके बाद फिर अपने पास आ गए रदरफोर्ड्स आ गया, जिसका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट अपन ने किया। उसके बाद उनकी जो मैक्सिमम जितनी भी उनकी जो वीकनेस थी उसको रिमूव आउट किया, किसने किया, नील्स बोर ने। अब अपन करने जा रहे हैं हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर। ये अपना जो मॉडल है उसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर। ओके, ये नील्स बोर जो साइंटिस्ट थे बहुत ही क्लेवर थे। इन्होंने जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो जो अपने एज्यूम्पशन दिए उनको नोटिस किया, उनकी वीकनेस को ढूंढा कि कहाँ पे ये इनके मॉडल फेल हो रहे, उनके ऊपर अच्छा सा रिसर्च किया, और ज़्यादा कुछ ही नहीं किया, बस उनकी रिसर्च में थोड़ा सा अपना जो रिसर्च है वो ऐड करके और पूरे वर्ल्ड के सामने के एटम का एक अच्छा मॉडल प्रेजेंट किया। ओके, सो अपन इन्हीं के एस्पेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट अपन कर रहे हैं वो है नील्स बोर। ओके, बहुत ही इजी साइंटिस्ट है नील्स बोर, बहुत क्लेवर साइंटिस्ट थे। ओके, सबसे फर्स्ट जो अपने को जानना है कि नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो किस पे बेस है। तो आपको याद रखना है कि नील्स बोर एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन एटम मॉडल। ओके, हाइड्रोजन एटम मॉडल। ओके, नील्स बोर की जितनी भी रिसर्च है वो हाइड्रोजन एटम पे थी, और इसी के स्पेक्ट्रम को इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, और इनके क्या क्या इसकी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया, और उसी के बेस से उन्होंने एटम को एक्सप्लेन किया। तो बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन एटम, हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, इनके टॉपिक्स क्या थे। सबसे फर्स्ट जो सारे साइंटिस्ट बोल रहे थे, इन्होंने वही बात बोली कि न्यूक्लियस जो होता है एटम का वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इस सेंटर के अंदर उसके टोटल पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स उसके प्रोटॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, ओके, द न्यूक्लियस ऑफ एटम present in the center of atom and in which the total positive charge, it means proton, are present. First point is clear. Second, we know that atom has a vacant part, और vacant part के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते रहते हैं। उसके ऊपर उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन अ डेफिनाइट रेडियस और पथ। इलेक्ट्रॉन जो है डेफिनाइट रेडियस में और डेफिनाइट पथ में क्या करते रहते हैं, सर्कल लगाते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सो उस पाथ को, उस सर्कल को, आपको पता ही है, एक नेम तो अपने पास आ चुका है, वो है ऑर्बिट, बट उन्होंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, वो था एनर्जी लेवल।
क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। और एक वर्ड और है बेटा आपको जानना है, वो है सेल, सेल भी बोलते हैं। सो जो पथ है, जो सर्कुलर पथ है, इनको अपन ऑर्बिट भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं और सेल भी बोलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बड़े क्लेवरनेस से, ओके, बड़ी सफाई से क्या बोल दिया कि दीज ऑर्बिट्स, इट मीन्स दीज एनर्जी लेवल्स, इट मीन्स दीज सेल्स रिप्रेजेंट बाय एन, ओके, एन। और इन एन का जो वैल्यू है अगर आप नंबर में दोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 सो मोर। एंड अल्फाबेटिकली अगर देते हो तो दीज आर K L M N O P Q R S T सो मोर, ओके। सो इन्होंने जो पथ है उसको ऑर्बिट्स बोला, एनर्जी लेवल बोला, सेल बोला। और इन सेल को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एन से, नंबर में शो करेंगे तो 1 2 3 4 है, और अगर आप अल्फाबेटिकली शो करोगे दीज आर K L M N हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट्स, ओके। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ कि ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये इसका सेल हो गया, ये इसका सेल हो गया, फिर एक यहाँ ड्रॉ होगा, फिर एक यहाँ ड्रॉ होगा, तो आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस इन सेल की डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज कब हो रही है, जब एन का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स एनर्जी लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो ये कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट इंक्रीजेज विद एन, इट मीन्स नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ इंक्रीजेज इन एनर्जी, ओके। वेरी मोस्ट जो आपको याद रखना है, ओके, वो क्या है, K सेल हैज लीस्ट एनर्जी, कि आपसे पूछ ले सबसे लीस्ट एनर्जी सेल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा K, ओके। और उसका नंबर कितना होता है, n = 1, ओके। नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्यूशन होते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, एक मोमेंटम जनरेट होता है, उस मोमेंटम को बोलते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम, ओके। इस न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन सर्कल लगा रहा है उस सर्कल के ऊपर एक मोमेंटम जनरेट होता है, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट्स, जो भी इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में क्या कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, मूविंग कर रहा है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, mvr = h/2π, mvr = h/2π। सो इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, m = मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v = velocity of electron, r = radius of the cell, h = Planck constant, क्योंकि ये प्लांक जो साइंटिस्ट उन्होंने दिया था। सो h = Planck constant एंड 2π यू नो मैथमेटिक्स वैल्यू है। नेक्स्ट, जो भी इलेक्ट्रॉन सर्कल में क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, तो वो कौन सा वाला कर पाएगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है इक्वल होना चाहिए किसके, nh/2π के, nh/2π के। सो आवर पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दीज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दीज ऑर्बिट्स whose angular momentum equal to the nh/2π। नेक्स्ट, आपको पता है मैक्सवेल ने जो अपने रदरफोर्ड का मॉडल था उसको क्या किया था कि एनर्जी लॉस के बेस पर उसको क्या कर दिया था, उसको डिस्कार्डेड कर दिया था, उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया था। बट बड़ी ही सफाई से नील्स बोर क्या बोलते हैं कि देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है उसकी एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा इन मूविंग डेफिनाइट पथ। इट मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन अपने सर्कल में, अपने पथ में सर्कुलेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा। तो फिर ये लॉस कब करेगा, उसके लिए भी उन्होंने कंक्लूजन दिया, इफ इलेक्ट्रॉन मूव, देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है HEL, हायर एनर्जी लेवल। HEL का मीन होता है हायर एनर्जी लेवल, HEL का फिर से बोलेंगे HEL, इट मीन्स हायर एनर्जी लेवल, और LEL का मीन होता है लोअर एनर्जी लेवल। इट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा कहाँ से, हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, तब वो एनर्जी को इमिट करेगा, लिबरेट करेगा। और इसी के जस्ट अपोजिट, ओके, इफ इलेक्ट्रॉन मूव लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, तब एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एनर्जी को इमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है तो जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, लाइम स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स लाइट का थोड़ा सा जैसा फ्लैश होता है वैसा फ्लैश बनाते हैं। ओके, सो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे किसके, नील्स बोर के। फटाफट क्विक कर देता हूँ, इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में लोकेटेड होता है और वहीं पे पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
सेकंड है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो अपना रेडियस होती है एटम के अंदर क्या होता है, जो फिक्स सर्टेन रेडियस होती है उनमें क्या करते हैं, सर्कुलर पथ में सर्कुलर करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इनडेफिनाइट पथ को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं और सेल बोलते हैं। इन ऑर्बिट को, एनर्जी लेवल को एंड सेल को अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 होगा, और अगर अल्फ़ाबेट में करोगे तो KLMN होगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस किससे, सेल से बढ़ती जाएगी, कब बढ़ेगी, जब वैल्यू किसकी बढ़ेगी, एन की भी। एन का मीन क्या है, एनर्जी लेवल। और सेल, जो अपने पास K सेल है इसकी एनर्जी सबसे लीस्ट होती है, मैक्सिमम का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि कितने भी सेल हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, जो इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर रिवॉल्यूशन कर रहा होता है उस पर एक मोमेंटम जनरेट होता है, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और इस एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए, mvr = h/2π। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r क्या है, रेडियस है किसकी, इन सेल्स की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, h क्या है, प्लांक कॉन्स्टेंट है, 2π क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है मैथ्स की। नेक्स्ट, जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट्स में मूवमेंट कर रहा है, रिवॉल्यूशन ले रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल होना चाहिए किसके, NH/2π के। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक सर्टेन पथ के अंदर, सर्टेन सर्कुलर पथ में रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो अपनी एनर्जी में कोई चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट, चेंज कब करेगा, ओके, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कब करेगा। यस, देखना जरा, ये अपना न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। इट मीन्स दैट इज K L M N N O P Q R ऐसा हो जाएगा। अगर इसको नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 ऐसा देंगे नंबर इनको। अगर इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ है और ये तो इसे हो गया लोअर एनर्जी लेवल, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके जाता है हायर एनर्जी लेवल के अंदर, तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसके जस्ट अपोजिट जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस जंप करता है, क्या से, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो इस केस में क्या होगा कि वो एनर्जी को क्या कर लेता है, इमिट करता है, ओके, बाहर लिबरेट करता है। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को क्या करता है, क्या लिबरेट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो ये था अपने पास नील्स बोर के कुछ एस्पेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट आता है कि इसकी कौन से ड्रॉबैक्स रह गए, डीमेरिट्स रह गए, ओके, जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सबसे फर्स्ट है, नील्स बोर कैन नॉट एक्सप्लेन एटम हैविंग मोर देन इलेक्ट्रॉन। ओके, जिन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा है उनका एक्सप्लेनेशन नील्स बोर नहीं दे पाए, क्योंकि इनकी सारी रिसर्च किसके ऊपर थी, हाइड्रोजन एटम के ऊपर, और हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1 होता है। सो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकेंड, ओके, डू नॉट एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको पता है एटम अकेला जो सिंगल एटम होता है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में आना पड़ता है। तो जो एटम से जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसका एक्सप्लेनेशन कौन नहीं दे पाए, नील्स बोर नहीं दे पाए। और जो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मोर लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम्स। ओके, एक्चुअली में क्या होता है, इन्होंने तो बता दिया कि हाइड्रोजन एटम का जब इन्होंने एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, ये रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें ओनली 1 लाइन का स्पेक्ट्रम निकलता है, ओनली 1 लाइन की स्पेक्ट्रम निकलती है। बट जब इसको अपन एक अच्छे से मशीन से, कोई बड़ी वाली पेनिट्रेशन मशीन से देखते हैं, तो उस एक लाइन के अंदर ही क्या होते हैं, बहुत सारी लाइंस स्पेक्ट्रम, बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स निकलते हैं। तो इनसे पूछा, आप तो कह रहे थे एक लाइन निकल रही है, और यहाँ पे तो इस इंस्ट्रूमेंट से दिख रहा है कि बहुत सारी लाइन निकल रही है, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है आपको पता ही है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी वाइट लाइट किसी से भी प्रिज्म से पास आउट होती है तो वो अपने कलर्स को स्प्लिट आउट कर देती है, उसी बैंड को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जब आप 11th में जाओगे तो इनके बारे में पढ़ोगे तो इनके नेम्स होते हैं, लाइमन, बामर, पाशर, इस तरह के नेम होते हैं। तो वो सारे के सारे एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाए, नील्स बोर। तो एक बार फिर से ब्रीफ करते हैं, ड्रॉबैक्स कौन कौन सी है। नील्स बोर कैन नॉट एक्सप्लेन एटम हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए कौन, नील्स बोर, क्योंकि इनका पूरा एटम, पूरा जो मॉडल बेस था किसके ऊपर, हाइड्रोजन का था, और हाइड्रोजन पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
सेकंड है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। हाइड्रोजन में ओनली वन लाइन स्पेक्ट्रम होता है, बट उसको जब अपन पेनिट्रेशन जो मशीन होती है हाई विजुअलाइज के उसे देखते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा क्या निकलते हैं, बीम्स निकलते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कौन, नील्स बोर। ओके, सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे अपन ने एक छोटी सी चीज़ मैटर से स्टार्ट किया था। मैटर से अपन ने एटम का हिस्ट्री किया, एटम का हिस्ट्री करके एटम के मॉडल पे आए, और एटम का मॉडल सोल्व करते करते अपन इतना जान चुके हैं कि एटम क्या होता है। ओके, फाइनली अगर एटम को अपन डिफाइन करते हैं तो अपन एक सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन बोलते हैं कि एटम इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ओके, ये अपन बोलते हैं। सो अपन कहाँ तक आ गए, अपन एटम के डिस्कवरी तक आ गए कि एटम क्या क्या चीज़ है। ओके, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन रीड करेंगे कि एटम से मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और मॉलिक्यूल से बनते हैं एलिमेंट। ओके, एटम से the component, the matter in which same types of element, same types of molecules, same types of molecule and same types of atom present in a substance which is known as element। कि एक एलिमेंट के अंदर सेम टाइप के क्या होंगे, सेम ग्रुप ऑफ या तो होगा एटम या फिर क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, उसे अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन रीड करेंगे एलिमेंट, और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन लेंगे, और उस क्लासिफिकेशन अपने पास आएगा डोबेरेन का ट्रेड्स आएगा, न्यूलैंड का ऑक्टिव्स आएगा, और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आएगा, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो किसने दी थी, हेनरी मोजले ने, वो अपन रीड करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।